इसमें से हमारा ये सारे हो गए। एंटिटी हो गया अच्छा, सिंपल सिंपल शॉर्ट में एंटिटी में का मतलब क्या होता है? बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। मनी मेजरमेंट जो मनी में मेजर कर सकते हैं। उनको ही रिकॉर्ड करेंगे। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि हमने पूरी लाइफ ऑफ बिजनेस को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, पार्ट्स और उस एक पार्ट को हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। ये जनरली 1 साल का होता है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक 31 मार्च होता को खत्म होता है। फिर एक्रूवल कॉन्सेप्ट, है, जिसमें मतलब सेल कर दी वो चीज उसमें एंट्री कर दो। कि कोई भी ट्रांजेक्शन जैसे ही कैश अकर भी हुई कर दो। वैसे ही रिकॉर्ड कर दो। कैश से कोई लेना देना लेना नहीं है देना हमको, है कैश आएगा चाहे नहीं आएगा, कैश हमने पे किया नहीं किया एंट्री कर दो। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमारा रेवेन्यू, अगर हम 1 साल का पोस्ट में रेवेन्यू से ले रहे हैं तो रेवेन्यू। वो भी 1 साल का देना पड़ेगा, ताकि हमें टू टू शेयर टू मिले। हाँ, प्रॉफिट या लॉस हमारा सही निकल जाए। ठीक है, मतलब ये बोलता है कि तुमने रेवेन्यू तुम 5 लाख अगर रिकॉर्ड कर रहे हो, इस 5 लाख को कमाने के लिए तुमने कितने का खर्चा किया था, वो वाला खर्चा रिकॉर्ड करो तुम। ठीक है, इससे तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस रेवेन्यू नहीं। हमारी बचत होती है, प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू होता। होता है सेल, सेल होती बचत तो प्रॉफिट होता है ना। है। अच्छा रेवेन्यू होती है सेल, और ये होता है खर्चा। अच्छा अच्छा। सेल में से खर्चे माइनस करेंगे तो निकलेगा प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस। निकलेगा या लॉस। फिर गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता बिजनेस है? क्या बिजनेस कहाँ गए। वहां तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। फिर उसके बाद हमने किया था कंसिस्टेंसी। मेथड पॉलिसीज जो भी हमने फॉलो की वो सारी हम फॉलो करते रहेंगे। उसके बाद अब हमारे ये वाले बचे हुए हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं जब तुम एसेट किसी कोई एसेट खरीदते हो ना, तो तुम उसको उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। जब भी तुमने कोई एसेट खरीदा है तुम उसको रिकॉर्ड कितने रुपए में करोगे। जैसे मान लेता हूँ कि मैं कोई मशीन खरीद के लाया हूँ 5 लाख रुपए की, तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि तुम उसको 5 लाख रुपए पे ही रिकॉर्ड करोगे, उसको कम ज्यादा पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। अच्छा, ऐसा क्यों है? मैं 5 लाख का खरीद के लाया हूँ, रिकॉर्ड भी 5 लाख पे क्यों करूँ इसको? क्योंकि उससे जो भी प्रॉफिट होगा हमें उस मशीन से जो भी प्रॉफिट होगा उसको मेंटेन कर सके, हमें अकाउंट में वो भी इक्वल दिखा सके। नहीं, इसका इसका पर्पज है कि अगर इन्होंने छूट दे दी ना कि तुम 5 लाख की चीज को कितने में भी रिकॉर्ड कर दो, तो मैं 1 करोड़ में रिकॉर्ड कर दूंगा। उतने का तो मैं लाया ही नहीं था। ये तो मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, मशीन मेरी 1 करोड़ की है। तो तुम जितने का खरीद के लाए थे ना, तुम खरीद के बिल्कुल सही रेट पे लाए थे उसको, जितना तुमको सही लगता था, तो उस रेट पे रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, कि जितने में तुम कॉस्ट में खरीद के लाए थे उतने में ही तुम इसको रिकॉर्ड करोगे, कम ज्यादा में रिकॉर्ड नहीं करोगे। बस यही बोलता है हिस्टोरिकल कॉस्ट ये कॉन्सेप्ट। करती सर काफी कंपनियां ना प्राइस करना ज्यादा पड़ता है, इतने का ही करना पड़ता है, ये रूल है। इससे कम ज्यादा का नहीं कर सकते हम। बाद में अगर वैल्यू चेंज होती है तो हम देख सकते हैं, तो फिर रीवैल्यूएशन होती है। क्या ना ना, ये तो करना ही पड़ता है, हाँ। अगर सर इस रूल को कंपनी फॉलो ना करे तो क्या एक्शन लिया जाता है, किसके द्वारा लिया जाता अगर कंपनी इन रूल को फॉलो ना करे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बॉडीज जो हैं वो हैं, अगर ये फॉलो नहीं करेंगी तो उनकी कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट में भी बोला हुआ है कि तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, तो तुम कंपनीज एक्ट की वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हाँ उसको नहीं मान रहे तुम, तो उसके ऊपर फिर एक्शन लिया जाता है। है। तो ये एक्शन कौन लेते हैं, इसके सीए के ऊपर होता है ये? ना ना, उनके ऊपर कुछ नहीं होता, सरकार के ऊपर होता है। वो गवर्नमेंट लेती हाँ है एक्शन। हाँ। और कोई कंप्लेंट कर देता है कि अगर मान लेते हैं जब ऑडिट होता है इसका, तो ऑडिट के अंदर ये चीज़ें निकल के आएंगी, ऑडिटर बोलेगा कि इन्होंने ये चीज़ें फॉलो ही नहीं कर रखी, तो ऑडिटर उनकी ऑडिट रिपोर्ट गलत बनाएगा फिर, मतलब ऑडिट रिपोर्ट में लिख देगा कि इन्होंने ये चीज़ें गलत की हुई हैं, जिसके बाद फिर जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो सबके पास जाती है, तो सबको पता लगेगा। उसके बाद कोई भी केस कर सकता है कंपनी के ऊपर। ऐसे ही तो फ्रॉड निकल के आते हैं जब ऑडिटर वो कर देता है। जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी के अंदर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसको बहुत बड़ी ऑडिट फर्म वो कर रही है, ऑडिट कर रही है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं रिलायंस है, रिलायंस को बहुत कोई बड़ी ऑडिट फर्म वो कर रही है, ऑडिट कर रही है। तो अगर ये ऑडिट फर्म इसमें से रिजाइन कर देती है ना, ये बोल देती है कि मैं तुम्हारा ऑडिट नहीं कर सकती, यही न्यूज़ बन जाती है कि इसने रिजाइन क्यों कर दिया इस ऑडिट फर्म ने। कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर गड़बड़ चल रही होगी जिसकी वजह से ये इसका ऑडिट नहीं कर रहे हैं।
तो वो अपने आप ही वो हो जाता है फिर। सपने हो जाते हैं। हाँ, तो ये है कोस्ट कॉन्सेप्ट। बाय दिस कॉन्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो किसी भी एसेट की वैल्यू कैसे पता चलेगी? उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। इन अदर वर्ड्स, एक्विजिशन कॉस्ट, एक्विजिशन का मतलब होता है खरीदना, एक्वायर करना। एक्वायर करना उसी को एक्विजिशन बोलते हैं। एक्विजिशन कॉस्ट मतलब खरीदने वाली कॉस्ट। तुमने मशीन 5 लाख पे खरीदी थी, उसी को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोल रहे हैं, उसी को एक्विजिशन कॉस्ट बोल रहे हैं। ऑल्दो देयर आर वेरियस मेजरमेंट बेसिस, हमारे पास बहुत सारे मेजरमेंट बेसिस हैं। जैसे मान लेता हूँ, ऐसा हो सकता है ना कि तुम किसी को अर्जेंटली लैंड अपनी बेचनी थी, अर्जेंट था उसको बेचना, तो उससे तुमने थोड़े से सस्ते में खरीद ली, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू तो थोड़ी ज़्यादा है, पर तुमने सस्ते में खरीदी है। फिर भी ये क्या बोल रहा है कि तुमको उसको जितने में खरीदी है उस पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, असली वैल्यू चाहे उसकी कुछ भी हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है ऑल्दो देर आर वेरियस मेजरमेंट बेसिस, बहुत सारे हमारे पास वैल्यू को मेजर करने के तरीके हैं, कि मैं उसके अलग अलग तरीके से वैल्यू निकाल सकता हूँ कि आज उसकी वैल्यू कितनी है। अकाउंटेंट्स ट्रेडिशनली प्रेफर दिस कॉन्सेप्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। हम ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों फॉलो करते हैं? इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि मैं बायस नहीं होना चाहता, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है कुछ भी। ठीक है, बायस का मतलब क्या होता है? बायस्ड पता है? बायस्ड, बायस्ड का मतलब होता है कि जैसे मान लेता हूँ कि उसमें एक अंपायर खड़ा है मैच के अंदर, वो सिर्फ एक टीम को वो कर रहा है, एक टीम के फेवर में वो फैसले सुना सुना रहा है अपने, तो ये बायस है इस टीम के लिए। ठीक है, तो बायस का मतलब होता है किसी का फेवर लेना। हाँ, तो ये ऑब्जेक्टिविटी के लिए हम प्रेफर करते हैं ट्रेडिशनली कि मैं बायस्ड ना हो जाऊं, कि मैं कंपनी के फेवर में वो उसके हिसाब से रिकॉर्ड करना ना शुरू कर दूं, मशीन को ज़्यादा ना रिकॉर्ड कर दूं। तो सब लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए ये तरीका निकाल रखा है हमने, जितने में खरीदोगे उतने में रिकॉर्ड कर देना, क्योंकि खरीदा तुमने सही वैल्यू पे होगा। When a machine is acquired by paying rupees 5 lakh, following cost concept, the value of machine is taken as rupees 5 lakh. मशीन तुमने 5 लाख की खरीदी, तो मशीन कितने की शो होगी? 5 लाख की शो होगी। इट इज हाईली ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम ऑल बायस। ये ऑब्जेक्टिविटी है हमारी, और ये फ्री किससे है? ऑल बायस, बायसनेस से फ्री है ये, मतलब इसके अंदर मैं किसी का फेवर नहीं लूंगा। उसके बाद अदर मेजरमेंट बेसिस आर नॉट सो ऑब्जेक्टिव, बाकी के जो मेरे मेजरमेंट बेसिस हैं, बाकी के जो मेजर करने के तरीके हैं, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फिर अजम्पशन लगानी होती है हमको। तो अजम्पशन तो मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। करंट कॉस्ट ऑफ एसेट इज नॉट इजिली डिटरमाइनेबल। हाँ, ये बोल रहा है कि हमने मान लेते हैं एक, जैसे ये एग्जांपल है, इफ द एसेट इज परचेज्ड ऑन 1/1/1995 एंड सच मॉडल इज नॉट अवेलेबल इन दी मार्केट, और वो मार्केट में मॉडल अवेलेबल भी नहीं है जो हमने 1 जनवरी 1995 को खरीदा था, किसी भी चीज़ का मॉडल हो सकता है, वो मॉडल अब मार्केट में नहीं मिलता है। इट बिकम्स अच्छा, मैंने जब खरीदा था, मान लेता हूँ मैंने खरीदा था इस टाइम पे 5,000 रुपये का खरीदा था वो, और मैं बोल रहा हूँ आज डेट जो चल रही है वो चल रही है, मान लेते हैं 1/4/2026। ठीक है, तो इस दिन मेरे को इसकी वैल्यू पता करनी है। ये बोल रहा है ये वाला जो मॉडल है मार्केट में मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, तो तुम इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। निकाल ही नहीं पाओगे तो तुम कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करो इसको? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, जिस पे तुमने खरीदा था, उसमें से बस डेप्रिसिएशन माइनस कर दो जितनी लगी है, और उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते रहो उसको। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्योंकि ये मॉडल अब मार्केट में मिलता ही नहीं है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिटरमाइन विच मॉडल इज अप्रोप्रिएट इक्विवेलेंट टू एग्जिस्टिंग वन। बोल रहा है अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके जैसा मॉडल देख लेता हूँ मैं, उसकी वैल्यू कितनी है। बोल रहा है वो हमको पता ही नहीं लग रहा कि इसके जैसा मॉडल कौन सा है, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे। सिमिलरली अनलेस द मशीन इज एक्चुअली सोल्ड, रियलाइजेबल वैल्यू विल गिव ओनली अ हाइपोथेटिकल फिगर। बोल रहा है जब तक मशीन बिकेगी नहीं ना, तब तक मैं इसकी जो हम बात करते हैं ना रियलाइजेबल वैल्यू, कि कितने की बिक सकती है ये, तो वो तो मैं एस्टिमेट ही कर रहा हूँ ना कितने की बिक सकती है। तो जब तक ये बिकेगा नहीं एक्चुअल में, तब तक इसकी एक्चुअल वैल्यू थोड़ी पता लगेगी, तब तक चाहे निकालते रहो रियलाइजेबल वैल्यू।
उसके बाद हाइपोथेटिकल फिगर का मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल, बताया तो ये आपको हाइपोथेटिकल का मतलब होता है मनगढ़ंत। हाँ, कि अपने आप से मैंने कुछ भी बना दिया। तो ये बोल रहा है कि सिमिलरली जब तक एसेट सही में बिक नहीं जाएगा तब तक उसकी रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो एक मनगढ़ंत फिगर ही निकाल के देगी हमको, एक्चुअल फिगर नहीं बताएगी हमको। एक्चुअल तो तभी पता लगेगा जब वो एक्चुअल में बिकेगा, और हाँ बेच तो नहीं रहे हम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कि तुम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते रहो, इसको क्यों करनी तुमने वैल्यू चेंज। लास्टली प्रेजेंट वैल्यू बेस इज हाईली सब्जेक्टिव बिकॉज टू नो द वैल्यू ऑफ एसेट वन हैज टू चेज द अनसर्टेन फ्यूचर। ये बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू को अगर, प्रेजेंट वैल्यू अगर मेरे को बेस लेना है, अच्छा ये वाला जो है ना प्रेजेंट वैल्यू, ये अभी हमको नहीं पता प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इससे होने वाले फायदे देखते हैं हम कितने होते हैं। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, इस जो एसेट मेरे पास रखा हुआ है इससे मेरे को कितने का फायदा होगा। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे मान लेते हैं 5 साल तक का फायदा होगा। मैं क्या करता हूँ, 5 साल में फायदा होगा हमको, तो एसेट का तो मतलब ही ये होता है कि ये फ्यूचर में फायदा कमा के देगा। तो जितना फायदा कमा के देगा उतनी इसकी वैल्यू आज, जितना ही फायदा कमा के देगा। प्रॉफिट ऐड करके उसमें actual value। प्रॉफिट नहीं ऐड करेंगे, एक्चुअल वैल्यू ही निकाल रहे हैं बस हम ये किसी एसेट की। अच्छा मैंने मशीन 5 लाख में क्यों खरीदी थी? कि वो हमें फायदा क्योंकि मेरे को लगता है वो मशीन 5 लाख का फायदा कमा के दे देगी। अगर मेरे को इसकी वैल्यू आज नहीं पता तो मैं ये देख लेता हूँ ये एसेट आगे जाके फ्यूचर में कितने का फायदा कमा के देगा, उसको जोड़ देता हूँ बस हम। तो मेरी वैल्यू निकल आएगी उस एसेट की कि आज इतना फायदा कमा के देगा फ्यूचर में, तो उसकी वैल्यू निकल गई। अच्छा इसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली इनको जोड़ देते हैं, हमको क्या करना पड़ता है, हमको इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू, ये 10,000 का फायदा तो 1 साल के बाद होगा हमको, यहाँ पे भी 10,000 का फायदा 2 साल के बाद होगा, 10,000 का फायदा 3 साल के बाद होगा। ये 10,000 की आज वैल्यू कितनी है ये निकालते हैं। इस 10,000 की आज वैल्यू कुछ और होगी ना। मान लेता हूँ 1995 में जो 1 रुपए की वैल्यू थी, क्या आज भी 1 रुपए की उतनी वैल्यू है? नहीं है ना। तो इसकी मेरे को आज की वैल्यू निकालनी पड़ती है, आज की वैल्यू कितनी है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये निकालते कैसे हैं, यही बहुत जगह पे यूज होगा। मतलब फाइनल में तो लगा लो हर एक चैप्टर में हम प्रेजेंट वैल्यू बोल रहे होंगे वहां पे। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते कैसे हैं वो नहीं पता हमको, अभी ये पता लग गया कि एक मेथड हमारे पास कैसा होता है, प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, फ्यूचर में जो तुमको फायदे होंगे उसकी आज की वैल्यू देख लो बस कितनी है। ठीक है। अच्छा अब ये बोल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू जो बेस है वो भी हाईली सब्जेक्टिव है, क्योंकि मेरे को कितना लगता है, मेरे को लगता है ना ये तो 10-10 हज़ार, अगर मैं तुमको निकालने के लिए बोलूँ तो तुमको कुछ और लग सकता है, किसी और को बोलूँ तो उसको कुछ और लग सकता है। तो ये क्या है, हाईली सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं तो बोलूंगा 10,000, तुम बोल रहे हो 9,000, कोई बोल रहा है 9,000 कहाँ से हो गया, ये इतनी पुरानी मशीन है, 5,000 कमा के दे दे वही बहुत है। तो हाईली सब्जेक्टिव है ये। बिकॉज टू नो द वैल्यू ऑफ द एसेट वन हैज टू चेज, अगर मेरे को एसेट की वैल्यू पता करनी है तो मेरे को पहले तो चेज करना पड़ेगा अनसर्टेन फ्यूचर को, फ्यूचर देखना पड़ेगा पहले तो मेरे को। ये सही निकाल पाऊंगा तभी तो मैं उसकी बाद में प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। तो सिंपल ये घूम फिर के बोलना क्या चाह रहा है, बोलना चाह रहा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हाईली ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है फ्री फ्रॉम बायस, उसमें तुमको दिमाग ही नहीं लगाना, जितने में खरीदा है उतने में रिकॉर्ड करते रहो। ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट सिर्फ इतना बोलता है जितने में तुम एसेट को एक्वायर करते हो उतने में तुम उस एसेट को रिकॉर्ड करते रहो। ठीक है। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स और हैं वैल्यू निकालने के, पर वो फ्री फ्रॉम बायस नहीं है, उसमें बायसनेस है। ठीक है, उसके अंदर हमको अजम्पशंस लगानी पड़ती है, पर इसके अंदर कोई बायसनेस नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो जहां पे भी वर्ड ऑब्जेक्टिविटी आता है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, अभी बताया था, फ्री फ्रॉम बायसनेस।
फ्री फ्रॉम बायसनेस मतलब ये, अगर मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एम्पायर हूँ और मैं ऑब्जेक्टिविटी मतलब मैं ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करके चलता हूँ, तो मैं किसी भी टीम का फेवर नहीं करूंगा, मैं जो सही होगा वो फैसला सुनाऊंगा। तो ये वाला मेथड ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करके चलता है। समझ आ गए कोस्ट कॉन्सेप्ट? उसके बाद अच्छा, इसके अंदर कुछ चीजें और लिखी हुई हैं। ये बोल रहा है पर ये वाला जो कोस्ट कॉन्सेप्ट है क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टोर्शन टू एज आउटलाइंड बिलो। ये बहुत सारी डिस्टोर्शन भी क्रिएट कर देता है। डिस्टोर्शन मतलब कुछ इसमें गलतियां भी हैं, लिमिटेशंस हैं इसकी। वो क्या लिमिटेशंस है? बोल रहा है इन एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन when prices of all commodities go up on average, acquisition cost loses its relevance. For example, ये बोल रहा है जब हमारे में महंगाई की सिचुएशन होती है तो सारी जो कमोडिटीज हैं, जितनी भी चीजें मार्केट में मिल रही हैं, सबकी वैल्यू ऊपर जाती है। और ये पता है हमको सबकी वैल्यू ऊपर कांस्टेंट रेट से जारी होती है कि ये भी 10% महंगा होगा, वो भी 10% महंगा हो गया। पर इसकी वजह से जो एक्विजिशन कॉस्ट है उसकी रेलेवेंस कम हो जाती है। उसकी रेलेवेंस कम मतलब कि मैंने जो खरीदा था वो मशीन 5 लाख की खरीदी थी, 1 साल बाद महंगाई बढ़ गई तो इस मशीन की वैल्यू होगी मान लेते हैं 6 लाख रुपए। तो ये मार्केट में 6 लाख रुपए की मिल रही है, ठीक है। तो मेरे को वैल्यू चेंज कर देनी चाहिए क्योंकि 5 लाख की खरीदी थी, आज ये 5 लाख की नहीं मिलेगी, आज कितने की मिलेगी? ये 6 लाख रुपए की। तो यही बोल रहा है कि एग्जाम्पल के लिए हमने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा था 1995 में 2000 रुपए का, ठीक है। मे कॉस्ट रुपीज 1 लाख एज ऑन 1/1/2022। 1 जनवरी 2022 को इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि तुम इसको किस पे रिकॉर्ड करते रहो? 2000 पे रिकॉर्ड करते रहो। सो इफ द अकाउंटेंट मेक्स वैल्यूएशन ऑफ एसेट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, द अकाउंट्स विल नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू पोजीशन। हमको सही पोजीशन नहीं बताएंगे क्योंकि लैंड की वैल्यू सही में 1 लाख रुपए हो रखी है, ठीक है। 1 लाख मान लेते हैं, एग्जैक्ट ना भी हो रखी तो इसके आसपास तो हो ही रखी होगी। तो फिर अगर मैं 2000 का रिकॉर्ड करता रहूंगा तो ट्रू पोजीशन नहीं पता लगेगी हमको, तो ये इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंटेंट अकाउंट्स में लूज कंपेरेबिलिटी। हमारी कंपेरेबिलिटी खत्म हो सकती है। मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किए थे 1 लाख इन अ मशीन ऑन 1/1/1995 विच प्रोड्यूसेस 550,000 कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। वो हर साल कितने का कैश इनफ्लो जनरेट करती है? 50,000 रुपये हमको कमा के देती है। ड्यूरिंग द ईयर 2022, 2022 में उसने कितने का कमा के दिया हमको? 50,000 का कैश इनफ्लो कमा के दिया। वाइल मिस्टर बी इन्वेस्टेड रुपीज 5 लाख इन अ मशीन ऑन 1/1/2005 विच प्रोड्यूसेस 50,000 कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। हमने एक 2005 में भी एक 5 लाख की मशीन खरीदी थी, जो भी कितने का फायदा कमा के दे रही है हमको? 5 लाख रुपए का फायदा कमा के दे रही है। तो दोनों से फायदा कितने का हो रहा है? 50,000 का इससे भी फायदा हो रहा है और 50,000 का इससे भी फायदा हो रहा है। ये मशीन कितने की खरीदी थी? 1 लाख रुपए की। ये मशीन खरीदी थी हमने 5 लाख। तो अगर ऐसे देखा जाए तो दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों से फायदा तो इक्वल ही हो रहा है। क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या होती है कि वो फ्यूचर में कितने का प्रॉफिट कमा के देगा। तो दोनों ही 50,000 का प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं। मिस्टर एक्स अर्नड एट द रेट ऑफ 50%। अच्छा, ये बोल रहा है मिस्टर एक्स अर्न एट द रेट ऑफ 50% वाइल। अच्छा, ये दो अलग अलग लोग थे, कौन कौन? मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किए थे 1 लाख और मिस्टर वाई ने इन्वेस्ट किए थे 5 लाख रुपए। तो ये बोल रहा है एक्स तो कमा रहा है 50% के रेट से कि 1 लाख का एसेट खरीद के 50,000 रुपए कमा रहा है, और जो वाई कमा रहा है वो 10% के रेट से कमा रहा है। 5 लाख का एसेट खरीदा और वो कमा 50,000 ही रहा है। हु इज मोर एफिशिएंट? कौन ज्यादा एफिशिएंट है? ऐसे देखने को लग रहा है एक्स है, पर एक्स ने ये मशीन कब खरीदी थी? 1995 में खरीदी थी। 1995 में महंगाई इतनी थोड़ी थी, तब जाके उसको 1 लाख की मिल गई। अगर वो भी इस टाइम पे खरीदता तो उसको भी 5 लाख रुपए की मिलती। तो ये कोई एफिशिएंसी वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। सिंस द एसेट आर रिकॉर्डेड एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट द रिजल्ट आर नॉट कंपेरेबल। मैं इसको कंपेयर थोड़ी कर सकता हूँ 1 लाख को 5 लाख से। क्यों? क्योंकि इनकी डेट्स में कितने साल का फर्क है? 10 साल का फर्क है इसके अंदर, और 10 साल के अंदर तो वैल्यू कितनी बढ़ गई होगी उसकी। तो इसलिए हम इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली इट इज
इसका मतलब देखना पड़ेगा। कोरोलरी टू ए, ये बोल रहा है ये इसी का ही एक्सटेंशन है। कोरोलरी का मतलब होना चाहिए इसी का ही फर्दर एक्सप्लेनेशन, एक्सटेंशन। हाँ, इससे डायरेक्ट रिलेशन में है ये, मतलब इसी का एक्सटेंशन है एक तरह से। मतलब इससे लिमिटेशन क्या है? इसमें बी वाले में लिमिटेशन यही है? लिमिटेशन ये है, कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम। इसकी लिमिटेशन है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो कंपेरेबिलिटी लूज कर देते हैं, क्योंकि एक एसेट तो 95 में खरीदा था और एक एसेट 2005 में खरीदा, दोनों फायदा 50,000 का ही कमा के दे रहे हैं, फिर भी हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते उन कॉस्ट को। हम ये भी नहीं बोल सकते कि 1 लाख वाले एसेट से 50,000 कमा रहा है तो 50% कमा रहा है वो तो, और दूसरा 5 लाख वाले से 50,000 कमा रहा है तो 10% कमा रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते ए ज्यादा कमा रहा है बी कम कमा रहा है, क्योंकि इसको कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे हम। ए ने उस टाइम पे एसेट लिया था तो उस टाइम के वैल्यू हिसाब से 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा थे। ठीक है, उसके बाद थर्ड है सी पॉइंट। सी पॉइंट में क्या है? मैनी एसेट्स डू नॉट हैव एक्विजिशन कॉस्ट, बहुत सारे एसेट्स की एक्विजिशन कॉस्ट नहीं होती। ह्यूमन एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर एन एग्जाम्पल, कि हमारे पास जो ह्यूमन एसेट्स हैं, मतलब हमने हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज है ना, उनकी एक्विजिशन कॉस्ट थोड़ी होगी। The cost concept fails to recognize such assets, although it is a very important asset of any organization. हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो हमारे लिए बहुत, वो क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, फिर भी हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है जितने में खरीदा उतने में रिकॉर्ड करो। क्या हमने उनको खरीद लिया? हमने तो नहीं खरीदा उनको, फिर हाँ, तो मनी में मेजर नहीं कर सकते उनको, तो इसलिए उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो ये क्या था? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से कुछ ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में कुछ कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या हैं? पहली जो है, पहली जो है ये बोल रहा है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, पहले में सिर्फ ये बोला हुआ है महंगाई, महंगाई के टाइम पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि महंगाई तो बोल रहे होगे इसकी वैल्यू ज्यादा है, तुम बोल रहे होगे इसकी वैल्यू कम है जितने में खरीदा था, तो उसमें काम नहीं करेगा। दूसरा क्या है कि इससे इसकी कंपेरेबिलिटी खत्म हो जाती है, कि हम दो चीजों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम अलग अलग है उनका। तीसरे में क्या बोला था? तीसरे में ये सिर्फ ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात कर रहा है, ह्यूमन एसेट्स के बारे में बोल रहे हैं। ह्यूमन एसेट्स को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कोई एक्विजिशन कॉस्ट ही नहीं होती है, एक्वायर करने की कॉस्ट नहीं होती, इसलिए उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिर भी वो क्या है, कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, तब भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे उनको। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि तुमको एसेट्स को जितने में तुमने खरीदा उतने में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और अगर इसमें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो ये फिर इसकी वॉयलेशन है। इसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और करेंगे तो उसमें ये कमियां भी हैं। बस ये ध्यान रखना है तुमको, एक लाइन में क्या ध्यान रखना है कि जो एसेट तुम खरीदोगे उसको किस चीज पे वो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, हिस्टोरिकल वैल्यू पे। उसके बाद है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। हाँ, बेचना, रियलाइजेशन का मतलब होता है एक तरह से बेचना। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये बोलता है अगर मान लेते हैं किसी एसेट की वैल्यू में कोई चेंज आता है, ठीक है, कि पहले जो मशीन थी वो मान लेते हैं तुमने 5 लाख की, लैंड की बात कर लेते हैं चलो, लैंड तुमने खरीदी थी 1995 में 1,000 रुपए की, और 2026 में उसकी वैल्यू हो गई है 1 लाख रुपए। ठीक है, तुमको फायदा दिख रहा है साफ साफ, और ये फायदा तुमको सही में हुआ है 99,000 का, हुआ है ना? बोल रहे तुम इस फायदे को फिर भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो बुक्स में। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो? क्योंकि ये फायदा अभी तुमको दिख तो रहा है पर एक्चुअल में थोड़ी हुआ है, तुम्हारे पास पैसे थोड़ी आए हैं इसके। अभी तो तुम्हारी बुक्स में सिर्फ वैल्यू लिखी हुई है, वो पैसे थोड़ी आए हैं। तो इस फायदे को तुम रिकॉर्ड तभी करोगे जब तुम इस एसेट को बेच दोगे। अगर मैं इस एसेट को 1 लाख का आज बेच देता हूँ तो मैं बोलूंगा कि एसेट मैंने कितने में खरीदा था, 1,000 में खरीदा था, और कितने में बेच दिया इसको, 1 लाख में बेच दिया, तो कितने का फायदा हो गया, 99 का फायदा हो गया।
तो यही बोल रहे हैं कि अगर एसेट की वैल्यू में कोई चेंज आता है तो तुम उस चेंज को तभी रिकॉर्ड करोगे जब तुम उस एसेट को बेच देते हो। ये बोल रहा है इट क्लोजली फॉलो द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ही तो फॉलो कर रहा है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को कैसे? क्योंकि हम इसको कितनी वैल्यू पे लिखते हुए जा रहे हैं, एक एक हजार पे लिखते हुए जा रहे हैं। एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइजेज इट। हम किसी भी एसेट को रिकॉर्ड तभी करेंगे जब बिजनेस उसको रियलाइज कर लेता है। रियलाइज कर लेता है मतलब कैश में बिजनेस के पास आ गई वो चीज। व्हेन, हाँ, जब रियलाइज कर लिया मतलब जब बेच दिया। व्हेन एन एसेट इज रिकॉर्डेड एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ 5 lakh and even if its current cost is 15 lakh, such change is not counted unless there is certainty that such change will materialize। ये बोल रहा है हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक मेरे को सर्टेनिटी नहीं लगती। सर्टेनिटी मतलब, सर्टेन का मतलब क्या होता है? दो चीजें होती हैं, सर्टेन एक होता है अनसर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है जो चीज फ्यूचर में मेरे को लगता है होगी, सर्टेन है वो। अनसर्टेन मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई चीज सर्टेन है इसका मतलब जैसे मेरे को अगर लगता है आज कि आज बारिश तो होगी होगी, तो मेरे को लगता है बारिश होगी मतलब ये चीज सर्टेन है। अगर बारिश हो भी सकती है, अचानक से होगी, पता ही नहीं था हमको, तो वो चीज अनसर्टेन थी, कुछ भी हो सकता है। तो बोल रहा है इस चेंज को हम काउंट नहीं करेंगे। जब तक काउंट नहीं करेंगे जब तक सर्टेनिटी नहीं आ जाती कि सच चेंज विल मटेरियलाइज, कि वो चेंज मटेरियलाइज हो जाएगा। मटेरियलाइज का मतलब है रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तब तक इसको 5 लाख की लिखेंगे। हाँ, अगर हो गया तो फिर 15 लाख लिख के 10 लाख का फायदा दिखा देंगे। उसके बाद हाउ एवर अकाउंटेंट्स फॉलो अ मोर कंजर्वेटिव पाथ। अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं एक कंजर्वेटिव पाथ को। इसका प्रिंसिपल भी आएगा कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस के नाम से। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, ये चल रहा है कंजर्वेटिज्म। ये क्या लिखा होता है? अकाउंटेंट फॉलो करता है मोर कंजर्वेटिव पाथ को। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? सुरक्षित रास्ता। हाँ, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जैसे होता है ना कि मैं अगर मान लेता हूँ कि मैं कहीं से जा रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि यहाँ से ना शॉर्टकट है, यहाँ से जा सकता हूँ मैं। ठीक है, पर यहाँ पे जाते हुए ना हो सकता है कि रास्ते में कोई जानवर हो या कुछ हो, तो मैं ये वाला रास्ता नहीं चूज करता हूँ क्योंकि इसमें रिस्क है। मैं, चाहे मेरे को टाइम लग जाए जाने में, मैं यही वाले रास्ते से जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मैं श्योर हूँ यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो हम क्या है, ज्यादा कंजर्वेटिव है। ठीक है, जैसे मान लेता हूँ मैंने कोई चीज खरीदनी है, तो मैं उस खरीदने वाली चीज को डिले करता रहता हूँ कि ये पैसा जो मैं आज खर्च कर दूंगा, हो सकता है ये मेरे को कहीं और काम आ जाए, जरूरत पड़ जाए इसकी, तो मैं उसको खर्च नहीं करता हूँ। तो मैं कंजर्वेटिव हूँ, मैं ना फूक फूक के कदम रखता हूँ एकदम। ठीक है, मैं मतलब ऐसे हड़बड़ी में कुछ नहीं करता हूँ, आराम से सोच समझ के फूक फूक के कदम रखता हूँ। डरता हूँ मैं ज्यादा, कंजर्वेटिव हूँ। ठीक है, तो बोल रहा है अकाउंटेंट जो फॉलो करते हैं वो मोर कंजर्वेटिव, ये यही तो बोल रहा है। बोल रहा है जब तक इसकी श्योरिटी नहीं हो जाएगी ना तुमको 15 लाख में बिक जाएगा ये एसेट, तब तक रिकॉर्ड मत करना। क्योंकि तुमको श्योरिटी ही नहीं है अगर, और तुम रिकॉर्ड कर दो फिर तो रिस्क वाली बात होगी ना। फिर तुमको फिर से कम करनी पड़ेगी उसकी वैल्यू, फिर लॉस होगा। आज तो तुम प्रॉफिट दिखा दोगे, बाद में लॉस हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास हमारी किसी से मीटिंग हुई और हमको लगता है कि वो हमको ना ऑर्डर दे देगा। 1 लाख मान लेते हैं हमारा बोतल का बिजनेस है, तो 1 लाख बोतल बनाने का ऑर्डर आएगा हमारे पास। हमको ये लगता है हमारी मीटिंग हो चुकी है, बस अभी कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हुआ हमारा। तो क्या मैं इस सेल को रिकॉर्ड कर दूं? नहीं रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है, वैसे तो मेरे को लगता है हो जाएगी, फिर भी नहीं रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि हम क्या है, हम कंजर्वेटिव हैं। हम उस चीज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि रिस्क है उसके अंदर। रिकॉर्ड कर दिया और बाद में नहीं हुआ तो लॉस दिखाना पड़ेगा फिर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं खर्चे की, कि मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पे मेरे को 5 लाख का खर्चा हो सकता है, या फिर मान लेता हूँ मेरा कोर्ट में केस चल रहा है और वो केस मेरे को लगता है मैं हार सकता हूँ। हार सकता हूँ
और ज़्यादा चांसेस है हार सकता हूँ, उसमें मेरे को 5 लाख रुपए का क्लेम देना पड़ेगा। तो क्या मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा 5 लाख के क्लेम को? हो ही गया की हार रिपोर्ट करेंगे। मैं ही बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला ना, सेल नहीं हुई तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को डर है कि सेल नहीं हुई तो लॉस दिलाना पड़ेगा। तो लॉस हो सकता है हमको बाद में। फिर मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कल को ना ऐसा लगता है कि चलो डेटर्स की बात कर लेते हैं, डेटर्स हैं 5 लाख रुपए लेने, उसमें से मेरे को लग रहा है 10,000 बैड डेट हो जाएंगे हमारे। 10 लगता है, अभी हुए नहीं है। 10,000 हमारे बैड डेट हो जाएंगे। तो क्या मैं उसका कुछ करूंगा या नहीं करूंगा? करेंगे। प्रोविजन बनाते हैं ना हम, क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम कंजर्वेटिव हैं, हम रिस्क से डरते हैं। प्रॉफिट होता है तो नहीं रिकॉर्ड करते, अगर लॉस होने वाला दिखता है ना मेरे को, तो हम रिकॉर्ड कर देते, यही तो कंजर्वेटिज्म है। मतलब मैं रिस्क लेने से डरता हूँ। अगर मैंने वो प्रोविजन नहीं बनाया और कल को बैड डेट्स हो गए, तो मेरे को लॉस उठाना पड़ेगा फिर। ठीक है? तो कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि हम फूक फूक के चलते हैं, हम देख दुख के चलते हैं कि मेरा बाद में नुकसान ना हो। काफी इस बच्चे सर जानबूझ के लॉस दिलाते सर, क्या कई बार आते हैं टिप्स आते हैं कि जानबूझ के लॉस दिलाया। वो टैक्स पर्पज से भी होता है कई बार कि टैक्स ना देना पड़े, लॉस दिखा देते हैं। However, accountants follow a more conservative path. They try to cover all possible losses. वो बोल रहे सारे के सारे पॉसिबल लॉसेस तो कवर कर लेंगे, बट डू नॉट काउंट एनी प्रोबेबल गेन। जो भी तुमको गेन फायदा हो सकता है उसको रिकॉर्ड, उसको काउंट मत करो। लॉस हो सकता है उसको तो काउंट कर लो, और जो फायदा हो सकता है उसको काउंट मत करो। दिस इज टू से इफ अकाउंटेंट एंटिसिपेट डिक्रीज इन द वैल्यू दे काउंट इट। बोल रहा है इसलिए अगर मेरे को एसेट की वैल्यू में डिक्रीज दिखता है ना, तो उसको तो मैं काउंट कर लेता हूँ। बट इफ देर इज इंक्रीज इन द वैल्यू दे इग्नोर अंटिल इट इज रियलाइज्ड। बोल रहा है जब इंक्रीज, मेरे को इंक्रीज दिखता है एसेट की वैल्यू में, तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ जब तक वो सही में रियलाइज हमको नहीं हो जाता। ठीक है? उसके बाद जैसे ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर एक्स परचेज अ पीस ऑफ लैंड ऑन 1195, paying 2000, its current market value is 1,02,000 on 31st December 2022। तो हमने जब खरीदा था तो कितने में खरीदा था? 2000 में, और आज इसकी मार्केट वैल्यू है 1,02,000 रुपए। शुड द अकाउंटेंट शो द लैंड एट 2000 फॉलोइंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड इग्नोरिंग रुपीज 1 लाख वैल्यू इंक्रीज सिंस इट इज नॉट रियलाइज। ये पूछ रहा है हमसे, क्या क्या अकाउंटेंट को 2000 पे ही रिकॉर्ड करनी चाहिए लैंड, या 1,02,000 पे रिकॉर्ड कर देनी चाहिए? 2000 पे रिकॉर्ड करनी चाहिए। इफ ही डज नॉट शो द फाइनेंशियल पोजीशन वुड बी। अगर ये नहीं शो करेगा तो फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी? इसने 2000 की कैपिटल लगाई थी और उतने की ही इसने लैंड खरीद ली थी, तो 2000 की कैपिटल 2000 की लैंड, ये आ रहा है इस बुक्स में। उसके बाद इट इज नॉट प्रॉपर टू शो इट इन दी फॉलोइंग मैनर। क्या यहाँ पे ऐसे दिखाना ये प्रॉपर है या नहीं है? इसने बोला कैपिटल इसने लिख दी 2000 रुपए, ये अनरियलाइज्ड गेन है। अनरियलाइज्ड गेन मतलब जो एक्चुअल में इसको रियलाइज नहीं हुआ है, इसने वो दिखा दिया अपनी बुक्स में 1 लाख रुपए का, और लैंड दिखा दी 1,02,000 रुपए की। मतलब 1 लाख का इसने फायदा शो कर दिया, जो फायदा इसको एक्चुअल में अभी तक हुआ भी नहीं है। तो ये गलत है। नाउ डेज द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट हैज बिकम वाइडली एक्सेप्टेड practice when the change in the value of is of permanent nature. Accountants adjust such value change through creation of revaluation reserve. Thus, the going concern cost concept and realization concept gives a valuation criteria. ये बोल रहा है कि आज के टाइम पे ना, अच्छा ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कई जगह लिमिटेशन भी है इसकी। तो ये बोल रहा है आज के टाइम पे अकाउंटेंट जो है वो रीवैल्यूएशन की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। हमारे पास ना जब हम करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हम करेंगे 10, वो होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स का। इसमें फिक्स्ड एसेट की बात करेंगे। वहां पे ना हमको दो ऑप्शन देता है वो, या तो तुम अपने एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लो, या अपने एसेट को तुम रीवैल्यू कर लो, रीवैल्यूएशन कर सकते हो तुम। एक इसमें रीवैल्यूएशन नहीं कर सकते, इसमें रीवैल्यूएशन कर सकते हो। इसमें तुम्हारी मर्जी है कि तुम कोई सा, जब तुम खरीदोगे तब तो तुमको कॉस्ट पे ही शो करना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बोलता है? जब तुम खरीदोगे तब तुमको कॉस्ट पे शो करना है। बाद में जाके ना हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही हमको ऑप्शन दे देता है कि तुमको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है तो कॉस्ट पे कर लो, रिवैल्यूएशन करनी है तो फिर तुमको हर बार रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। कॉस्ट कर रहे हो तो हर बार तुमको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जब मैं रिवैल्यूएशन फॉलो करता हूँ
तो मैं ना चीज़ों को रीवैल्यू कर देता हूँ। अगर मान लेता हूँ लैंड मैंने बेची भी नहीं है, फिर भी मैं लैंड कितने की लिख रहा हूँ, 1,02,000 की, पर ये तब भी लिख सकता हूँ मैं अगर मेरे को लगता है ये लैंड से होने वाला प्रॉफिट है ये परमानेंट नेचर का है। मतलब ऐसा नहीं है आज लैंड की वैल्यू बढ़ गई और कल फिर से कम हो जाएगी, तब नहीं कर सकता हूँ मैं। ये परमानेंटली बढ़ गई है लैंड की वैल्यू, तभी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो यही बोल रहा है कि चेंज इन दी वैल्यू इज ऑफ परमानेंट नेचर, तब मैं इसको रीवैल्यूड अमाउंट पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और जो फायदा होगा वो मैं कहाँ डाल देता हूँ, फायदा मैं रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देता हूँ। ये हमने 11 उसमें किया हुआ ना, 12th में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट से फायदा निकलता है, वो फायदा वहां पे तो हम पार्टनर्स में बांट देते थे। कंपनी के केस में फायदा हम रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देते हैं। जितना भी फायदा होता है वो रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में डाल देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा था, ये कॉन्सेप्ट था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। और ये सिर्फ इतना बोलता है कि तुम अपने प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड तभी करोगे जब वो एक्चुअल में रियलाइज हो गए हैं। अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो उसको तुम तभी रिकॉर्ड करोगे जब एक्चुअल में वो चीज़ रियलाइज हो गई है हमको। उसके बाद अगला है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बोल रहे हैं जितनी भी तुम ट्रांजेक्शन करते हो बिजनेस के अंदर, सारी ट्रांजेक्शन्स के कम से कम दो इफेक्ट होते हैं। सारी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कम से कम दो चीजों पे पड़ता है। तभी तो हम जितनी भी जर्नल एंट्रीज करते हैं उसमें दो चीजें तो होती है ना, कम से कम एक डेबिट हो रही होती है, क्रेडिट हो रही होती है। तो यही बोल रहे हैं ड्यूल एस्पेक्ट की जितनी भी ट्रांजेक्शन तुम रिकॉर्ड करोगे सबका इफेक्ट कम से कम दो चीजों पे आएगा। पहला दो चीजों पे आएगा, वो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि उस ट्रांजेक्शन से क्या हो रहा हो, इंक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज अदर एसेट। ऐसा हो सकता है कि इसमें मान लेता हूँ मैंने स्टॉक खरीद लिया कैश में, तो हमारा स्टॉक तो बढ़ गया, कैश कम हो गया, एक एसेट बढ़ गया दूसरा एसेट कम हो गया। या फिर इट इंक्रीजेज एन एसेट, एक एसेट तो बढ़ जाएगा, साइमल्टेनियसली इंक्रीजेज लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जैसे कि क्या किया होगा हमने, एसेट भी बढ़ गया लाइबिलिटी भी बढ़ गई। उधार पे सामान खरीद लिया तो हमारे क्या बढ़ गए, क्रेडिटर्स भी बढ़ गए और स्टॉक भी बढ़ गया हमारे पास। ये दो चीजें बढ़ गई तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई एसेट भी बढ़ गया। या फिर इट डिक्रीजेज वन एसेट, एक एसेट कम हो जाएगा, इंक्रीजेज अनदर एसेट, दूसरा एसेट बढ़ जाएगा। तो ये तो यही वाला है ना, तीसरे वाला ये बस आगे पीछे लिख दिया इसने, पहले इंक्रीज लिखा था अब डिक्रीज लिख दिया, बाद में डिक्रीज लिखा था अब इंक्रीज। तो एक एसेट बढ़ेगा एक एसेट कम होगा। तो स्टॉक खरीद लिया कैश में, मशीन खरीद ली हमने वो। फोर्थ क्या है, डिक्रीजेज वन एसेट डिक्रीजेज अ लाइबिलिटी, एसेट भी कम हो जाए लाइबिलिटी भी कम हो जाए। किसी क्रेडिटर को स्टॉक दे दिया, क्रेडिटर को नॉर्मल पेमेंट कर दी हमने, क्रेडिटर्स भी कम हो गए और कैश भी कम हो गया। इट इंक्रीजेज वन लाइबिलिटी डिक्रीजेज अदर लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी बढ़ जाए और दूसरी लाइबिलिटी कम हो जाए। ऐसा कब होगा, एक लाइबिलिटी बढ़ जाए और दूसरी लाइबिलिटी कम हो जाए। एक बंदे से लोन मतलब लोन लेके दूसरे को हाँ ऐसा भी हो सकता है कि एक से हमने लोन लिया और उस लोन से दूसरे की पेमेंट कर दी, तो उसकी तो लाइबिलिटी खत्म होगी, दूसरी लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी। ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लेता हूँ हमने जब लोन लिया था तो वो लोन लिया था मान लेते हैं 10% के रेट पे, अब बैंक ने हमारा लोन का रेट कम कर दिया 8% कर दिया, तो ये वाला लोन तो खत्म हो गया और ये वाला लोन शुरू हो गया हमारा। ठीक है। या फिर हमारे पास क्रेडिटर्स थे, मान लेते हैं क्रेडिटर्स थे, इनको हमने कन्वर्ट कर दिया बिल्स पेबल में, क्रेडिटर्स को कन्वर्ट कर दिया हमने बिल्स पेबल में, तो क्रेडिटर्स तो कम हो गए और बिल्स पेबल बढ़ गए, तो एक लाइबिलिटी कम हुई दूसरी लाइबिलिटी बढ़ गई। इट इंक्रीजेज लाइबिलिटी इंक्रीजेज एन एसेट, तो ये तो पहले भी आया था, यही वाला तो है, एक लाइबिलिटी बढ़ गई और एक एसेट बढ़ गया। इट डिक्रीजेज लाइबिलिटी इंक्रीजेज लाइबिलिटी, तो ये तो यही है, एक लाइबिलिटी कम हुई दूसरी लाइबिलिटी बढ़ गई। इट डिक्रीजेज लाइबिलिटी डिक्रीजेज एन एसेट, लाइबिलिटी भी कम होगी और एसेट भी कम हो गया, तो यही वाला केस है। तो वही चीजें बार बार लिखी हुई हैं।
एग्जाम्पल के लिए ये बोल रहा है। अच्छा, ये डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है? सिर्फ कि हर एक ट्रांजैक्शन का कम से कम कितना इफेक्ट होगा, दो जगह पे इफेक्ट होंगे कम से कम। तो यही समझा रहा है यहाँ पे। देखो आसान है बिल्कुल। बैलेंस शीट दे रखी है, कैपिटल है, बैंक लोन है, अदर लोन है, मशीनरी है, कैश है, ये सारी चीजें बैलेंस शीट में लिखी हुई है। बैलेंस शीट टोटल है 3 लाख 3 लाख। ये सारी ट्रांजेक्शन हुई। बोल रहे हैं एक नई मशीन खरीद ली हमने 50,000 कैश देके, तो इससे किस पे फर्क पड़ेगा? एक मशीन की खरीदी फिर अगर कैसे हाँ, सेट एक बढ़ जाएगा एक कम हो तो जाएगा। यहाँ पे मशीन बढ़ जाएगी 50,000 से और कैश कम हो जाएगा 50,000 से। तो यही पहले का सोल्यूशन लिखा हुआ है। मशीनरी बढ़ा दी 50,000 से और कैश कम कर दिया 50,000 से। दूसरी में क्या है? अ न्यू मशीन इज परचेज फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट, कैश इज टू बी पेड लेटर ऑन। बोल रहा है नई मशीन हमने खरीदी है वो उधार में, पैसा बाद में देंगे। तो मशीनरी बढ़ जाएगी, मशीनरी बढ़ जाएगी लायबिलिटी हो और लाइबिलिटी बन जाएगी। यहाँ पे क्रेडिटर्स आ जाएंगे फॉर मशीनरी, क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये आगे क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी 50,000 और मशीनरी। अच्छा, ये इसने जो किया हुआ है ना, वो एक के बाद एक ट्रांजेक्शन्स नहीं डाली हुई, इसी के अंदर चेंज करके दिखाया हुआ है बस। मतलब कि जो पहली ट्रांजेक्शन थी उसका इफेक्ट हमने इसके ऊपर बता दिया, फिर इसको चेंज नहीं करेंगे, फिर दूसरी देखते हैं। यही वाली है। हाँ, इसी के ऊपर करते जाना है। मतलब एक के बाद एक नहीं करना है। इसका इफेक्ट खत्म हो गया तो इसको हटा दो एक बार के लिए, फिर से बैलेंस शीट यही है हमारी। अब इसका इफेक्ट देखो, मशीनरी बढ़ गई 50,000 से और यहाँ पे क्या आ गया? क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी 50,000, ये दूसरा हो गया, इसको हटा दो। अब तीसरी देखनी है इसी के ऊपर। कैश पेड टू रीपे बैंक लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000, 50,000 का कैश दे दिया। बैंक लोन कम हो जाएगा। एक तो कौन सा लोन पे किया हमने? बैंक लोन, तो बैंक लोन कम हो गया 50,000 से और कैश कम हो गया। ठीक है, तो बैंक लोन 25 का बचेगा, कैश हमारा 50,000 का बचेगा। ये हो गया। उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लास्ट, रेज्ड बैंक लोन ऑफ 50,000 टू पे ऑफ अदर लोन। हमने एक लोन ले लिया अदर लोन को पे करने के लिए। अदर लोन की पेमेंट कटेंगे बैंक लोन बढ़ा देंगे। यहाँ पे कम कर देते हैं 50,000 और यहाँ पे बढ़ा देते हैं 50,000 रुपये। तो ये हो गया लास्ट का। हर बार अलग बनाने पड़ेंगे इसके अकाउंट। बनाने नहीं पड़ेंगे, समझा रहा है बस, वैसे ही समझा रहा है हमको, ये कुछ तो नहीं आएगा करना। हाँ, ये सिर्फ वो बताने के लिए कह रहा है कि हर एक ट्रांजेक्शन का अलग अलग इफेक्ट होगा। मतलब दो करते हैं। हाँ, तो ये क्या था समझना क्या? नाम क्या है इसका? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट मतलब दो चीजों पे फर्क पड़ता है इससे। नाम नहीं है हो जाएंगे, हो जाएंगे। दो चार बार करेगा। अच्छा, ये ना इसमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दे रखी है हमको। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है 11th में थी? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। That is equal to liability plus कैपिटल ऐसा सा कुछ बनता था। asset equal है liability capital। ये इन्होंने अजीब तरीके से बना के दे रखा है। हम वहाँ पे ऐसे बनाते थे। एक होता था यहाँ पे सीरियल नंबर, एक होता था ट्रांजैक्शन, हाँ 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 फिर होता था हाँ हाँ एसेट्स सर ये तो आते हैं। 11th लाइबिलिटी प्लस हाँ सर कैपिटल। 11th गया 12th गया 11 था तो ये इसमें वो बताएंगे जीएसटी हो जाएगा। ना। इसमें नहीं था वो नहीं था। इसके अंदर जैसे पहले था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो तुम एसेट में कैश जोड़ दोगे हाँ सर ये और कैपिटल में प्लस कर दोगे उसको। तो ये तो बहुत आसान सा चैप्टर था। हाँ ये था सर ये आता किस है। चैप्टर आ रहा है ये आता है। फिफ्थ या सिक्स था? सिक्स था। ये तो आता है सर। हाँ, तो ये वही अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दी हुई है, हमारे काम की नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी यही बोलेगा। अच्छा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में भी यही तो होता था, दो चीजों पे कम से कम फर्क पड़ता था। अगर दो चीजों में फर्क नहीं पड़ेगा तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैच नहीं करेगी हमारी। ठीक है, तो यही समझाने के लिए बोल रहा है कि जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में होता है कि कम से कम दो चीजों पे फर्क पड़ता है, वैसे ही है। उसके बाद ये हो गया हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारा कौन कौन सा रह गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। दो ही रह गए बस। एक रह गया कंजर्वेटिज्म, एक रह गया मटेरियलिटी। अच्छा, आज हमने कौन कौन से किए? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो भी चीज तुम रिकॉर्ड करोगे उसको उसकी एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, सारे एसेट को जितने भी तुमने वो खरीदा था। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मतलब अगर तुमको किसी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज दिख रहा है तो तुम उस
इंक्रीज को तभी रिकॉर्ड करोगे जब वो रियलाइज हो चुका है। उसके बाद ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब सारी ट्रांजेक्शन्स का कम से कम दो इफेक्ट होता है, या तो उससे एसेट बढ़ेगा लाइबिलिटी कम हो जाएगी, नहीं या तो एसेट बढ़ेगा और लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, या फिर लाइबिलिटी कम होगी एसेट भी कम होगा, या एक एसेट बढ़ गया दूसरा एसेट कम हो गया, या एक लाइबिलिटी बढ़ गई दूसरा एसेट बढ़ गया, एक लाइबिलिटी कम हुई दूसरी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो ऐसा हो सकता है। बहुत सारे केस। हाँ, फिर है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म वर्ड पहले भी आया था। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? वही तो था। पाथ था ना सुरक्षित रास्ता। मतलब है इसका सिंपल कि मैं आने वाली जितनी भी इनकम होगी फ्यूचर की इनकम को उसको तो काउंट नहीं करूंगा, पर जो फ्यूचर में लॉसेस आ सकते हैं मेरे को उनको रिकॉर्ड करूंगा मैं। हाँ, तो यही है कंजर्वेटिज्म। हाँ, वही तो है। अब यहाँ पे जो एक चीज जो लिखी हुई है ना वो कंप्लीट लिखी हुई होगी, शॉर्टकट में नहीं लिखा होगा कुछ कि यहाँ पे तुमने पता कर ली तुम बाद में जाके कहीं और देख रहे हो, नहीं नहीं ये तो मैंने कुछ और ही पढ़ा था। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो कंप्लीट है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता है। ऐसे ही जैसे हम बीकॉम में अगर टैक्स करें, बीकॉम का अगर हम टैक्स करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिसिंग होती हैं, उसके अंदर सिलेबस में नहीं होती, पूछी नहीं जाती एग्जाम में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर जब हम इसमें टैक्स करेंगे तो ए टू जेड चीज़ें कवर होंगी उसकी, जितना कुछ हो सकता है वो सब कुछ कवर होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे ये ग्रेजुएशन भी करना है, इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी किसी में भी। इसी में हो जाएगा, पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इसके अंदर नहीं है। मैथ पढ़ना पड़ेगा सर, वो मैं थोड़ा बता रहा था उसका मैथ वाला भी है। तो करें मेरे हिसाब से तुम इग्नू से कर लो। इग्नू से भी पढ़ना पड़ेगा। इग्नू से मतलब पढ़ना पड़ेगा, इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ और क्या, लास्ट के एक हफ्ते में पढ़ के पेपर दे दो बस। एक हफ्ता होता है और बीच बीच में देख लेना थोड़ा थोड़ा, लगातार पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए, साल में एक ही बार पेपर होते हैं। मैं लैपटॉप लेके आने के लिए सोच रहा था। अच्छा, हाँ नहीं, अभी क्या करना है लैपटॉप का? अभी 10-15 दिन नहीं 10, वही तो पूछ रहा हूँ, अभी ही हो गया वो और क्या? पढ़ाई ही नहीं है। फोन में तो डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं आ जाएगी सर? फोन में तो डिस्ट्रैक्शन होती है। फोन में तो पढ़ने बैठते ना पीडीएफ खोली साथ में मैसेज आ अच्छा जाए। वैसे। हाँ, इसमें नेट ऑफ कर देंगे जो वो आप भेजते ना सर नोट्स। तो टैब ले लो, टैब का फायदा है। मैं भी इसको डायरी कहता था। हाँ, अगर पढ़ाई के लिए लेना है तो टैब बेस्ट होता है पढ़ाई के लिए। इसके अंदर तो पीडीएफ खोला ऐसे चलेगा। नोट्स भी बना सकते हैं। हाँ, नोट्स भी बना सकते हो तुम इसके अंदर अपने। टैब बढ़िया रहता है पढ़ाई के लिए, तो सिर्फ पढ़ाई पर्पज है तो टैब बढ़िया है। वही है ना। तो मेरे को क्या उसमें बुक्स खरीदनी है। कहाँ पे थे हम? कंजर्वेटिज्म। अच्छा, इसके अंदर क्या है? कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम, हाउएवर दे शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। बोल रहा है हम कोई भी फ्यूचर की इनकम एंटिसिपेट नहीं करेंगे। एंटिसिपेट मतलब, एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट लगाना। कि कोई फ्यूचर की इनकम नहीं देखेंगे, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, पर जो पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं उसके लिए हम प्रोविजन जरूर बनाएंगे। प्रोवाइड करने का मतलब होता है प्रोविजन बनाना। When there are many alternative values of an asset, an accountant should choose the method which leads to lesser value। जैसे मान लेता हूँ कि स्टॉक है, स्टॉक जब मैंने खरीदा था तो वो 5 लाख रुपए का था, ठीक है, मतलब मेरी कॉस्ट थी 5 लाख रुपए की। पर जो इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट में जितने का आज ये बिक सकता है वो है 4 लाख रुपए। तो मैं स्टॉक को कितने पे रिकॉर्ड करूँ? 4 लाख पे रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि हम क्या है, कंजर्वेटिव लोग हैं हम। जहाँ पे मेरे को नुकसान दिख रहा होता है वहां पे मैं नुकसान को कंसीडर कर लेता हूँ। 1 लाख रुपए का सस्ता बिकेगा हमारा स्टॉक तो मैं 5 लाख को क्यों दिखाऊं, उसको 4 लाख पे दिखाऊंगा।
वरना बाद में बेचूंगा तब भी तो लॉस ही हो रहा होगा हमको। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, हमारी कंजर्वेटिव अप्रोच का एग्जाम्पल है ये बोल रहा है जहां पे मेरे को अकाउंट, जहां पे किसी एसेट की मेरे पास अलग अलग वैल्यूज होती है ना, मैं उस एसेट को उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करता हूँ जहां पे उसकी वैल्यू कम होती है, जहां पे वो एसेट कम वैल्यू का दिखता है हमको। Later on, we shall see that golden rules of current assets, valuation, cost of market price, cost। अच्छा ये बोल रहा है करंट एसेट्स का जो रूल है वो क्या है, यही जो मैंने तुमको बताया, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, उस पे तुम रिकॉर्ड करोगे। तो किस पे रिकॉर्ड करोगे, 4 लाख का। अगर कॉस्ट होती 3 लाख और मार्केट में 4 लाख का बिक सकता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं इसको 3 लाख में, क्योंकि खरीदा तो तुमने 3 लाख का था, जब तुम बेचोगे सही में तब प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेना अपना 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, उसके बाद द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑल्सो। अच्छा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में भी इसकी बात आई थी कि तुम एसेट को तभी, एसेट की इंक्रीज वैल्यू को तभी रिकॉर्ड करोगे जब तुम उसको रियलाइज कर लेते हो। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी किस अप्रोच से आया है, वो कंजर्वेटिज्म से ही आया है। कि हम कंजर्वेटिव लोग हैं, हम फटाफट रिकॉर्ड नहीं कर लेते हैं फायदे को, हम रुकते हैं जब तक वो परमानेंट नेचर का इंक्रीज नहीं होता। जब तक लैंड की वैल्यू परमानेंटली नहीं बढ़ेगी तब तक मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा इसी को हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म को हम और क्या बोलते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये भी इसी का नाम है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो बोल रहे हैं फॉर दिस कॉन्सेप्ट देयर शुड बी एटलीस्ट 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोल रहे हैं इसके लिए हमारे पास 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्या क्या, प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव वैल्यू। प्रूडेंस का मतलब होता है जजमेंट अबाउट पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस विच आर टू बी गार्डेड एज वेल एज गेन्स विच आर अनसर्टेन। बोल रहे हैं हम उनके बारे में जजमेंट लगाएंगे जो फ्यूचर में हमारे लॉसेस हो सकते हैं, विच आर टू बी गार्डेड जिसके लिए हमको गार्ड आज करना है, मतलब प्रोविजन बनाना है जिसके लिए, एज वेल एज गेन्स विच आर अनसर्टेन, उसका भी हम एस्टिमेट तो लगाएंगे जो फ्यूचर में गेन हो सकते हैं पर उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। प्रूडेंस का मतलब क्या है कि तुम एस्टिमेट लगाओ दोनों चीजों के बारे में, फ्यूचर के लॉसेस के लिए भी, फ्यूचर के गेन्स के लिए भी। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है unbiased outlook is required to identify and record such possible losses as well as to exclude uncertain gain। मतलब हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल का मतलब है कि मैं तो ज्यादा फायदे की तरफ देखता हूँ ना ज्यादा लॉस की तरफ देखता हूँ, पर अगर मेरे को लॉस दिखता है उसको तो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, कर देता हूँ, फायदे को नहीं करता हूँ। अनबायस्ड आउटलुक इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड सच पॉसिबल लॉसेज। अगर मेरे को लॉस दिख रहा है तो मैं अनबायस्ड रहूंगा, उसको रिकॉर्ड कर दूंगा। एज वेल एज टू एक्सक्लूड अनसर्टेन गेन, और अनसर्टेन गेन अगर मेरे को कोई दिख रहा है तो उसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, मतलब हटा दूंगा। ठीक है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव वैल्यूज, अगर मेरे को ऑल्टरनेटिव वैल्यूज है हमारे पास बहुत सारी, तो उसमें से जो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होगी वो वैल्यू मैं शो कर दूंगा। मतलब एक ही चीज की मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे ऊपर था ये ऑल्टरनेटिव वैल्यूज है ना, ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑल्टरनेटिव वैल्यूज है, इसमें से जो मेरे को बेस्ट लगते हैं वो मैं यूज करूंगा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, बस बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेन तो क्या है मुझे हम्म, ये सर ब्लू ही इसके अंदर करेंगे, पूरा, मेल में लाइनअप ब्लू करते रहना सर, हम बाद में रिवीजन करेंगे ना तो पता लगता रहेगा। हाँ बस इसके अंदर एक तो था, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, फ्यूचर इनकम को शुड नॉट एंटिसिपेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि तुम प्रोवाइड करो फ्यूचर की, फ्यूचर के लॉसेस के लिए, पर फ्यूचर की इनकम को, इनकम के लिए तुम प्रोवाइड मत करो, उनको रिकॉर्ड मत करो, उनको एंटिसिपेट मत करो। फिर इसके बाद अब हमारा लास्ट बच गया मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है कि हमारे पास ना एसेट्स जो हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं
जिनकी वैल्यू किसी किसी एसेट की वैल्यू कम भी हो सकती है, किसी एसेट की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे बिजनेस के लिए ना हम एक लिमिट निकालते हैं। लिमिट मतलब एक ऐसी वैल्यू निकालते हैं जो वैल्यू मेरे लिए मटेरियल होती है। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट होती है। अगर उससे ज्यादा की कोई चीज है तो उसको तो मैं अलग से लिख के दिखाऊंगा, क्योंकि मटेरियल चीज है, बड़ी चीज है एक तरह से। अगर उसकी वैल्यू, उस एसेट की वैल्यू उससे कम होगी तो मैं हो सकता है उसको डिस्क्लोज ना करूं, अलग से ना दिखाऊं उसको। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे एसेट पड़े हुए हैं। जैसे ये माइक है, इसकी अलग से वैल्यू है। ठीक है, तो इसको तो मैं अलग से दिखाऊंगा। हो सकता है ये चीज मेरे लिए मटेरियल हो। लैपटॉप है, मटेरियल है, अलग से दिखाऊंगा। टैब है, मटेरियल है, अलग से दिखाऊंगा। पर यहाँ पे मान लेता हूँ मेरे पास एक कैलकुलेटर पड़ा होता, उसकी तो वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे मान लेता हूँ कि पेंसिल बॉक्स पड़ा होता है, बोतल पड़ी है यहाँ पे। तो इनकी वैल्यूज जो हैं वो उतनी मटेरियल नहीं है, कम है उनकी वैल्यूज। तो इनको क्या मैं बैलेंस शीट में अलग से लिख के दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में लिख के दिखाऊंगा बोतल। ऐसा तो नहीं होगा ना? कैलकुलेटर, 50 रुपए। कैलकुलेटर 50 रुपये हो गया, 200 रुपये हो गया। तो ऐसे तो नहीं लिख के दिखाऊंगा। तो मटेरियलिटी यही बोल रहा है कि जो तुम्हारे एसेट जिनकी वैल्यू मटेरियल होती है ना, ज्यादा वैल्यू होती है, उनको तो तुम अलग अलग तरीके से डिस्क्लोज करो। पर जो एसेट इतने मटेरियल नहीं है उनको तुम इकट्ठा करके एक बार में लिख दो। सारे एसेट्स को जोड़ो, क्या नाम है? उसको हम बोलते हैं सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स मतलब मिसलिनियस एसेट्स, जो बाकी के एसेट्स है, इकट्ठा जोड़ के हमने लिख दिया उनको। सर ने बता भी था ट्वेल्थ में जब जैसे आपको ज्यादा वो मेरे छोटे मोटी कोई चीज करो। अब देखो, मटेरियलिटी प्रिंसिपल परमिट्स अदर कॉन्सेप्ट्स टू बी इग्नोर्ड। ये बोल रहे हैं बाकी कॉन्सेप्ट्स को तुम इग्नोर करो। इफ द इफेक्ट इज नॉट कंसिडर मटेरियल, अगर उसका इफेक्ट मटेरियल नहीं है तो उसको तुम इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, और मटेरियल का मतलब क्या हो गया? कि जिसका इफेक्ट, अच्छा मटेरियल का इफेक्ट ना वैसे ये होता है, अगर एग्जैक्ट देखें हम, कि जिससे हमारे इन्वेस्टर का, कोई चीज मटेरियल तब मानी जाती है उसके होने से या उसके ना होने से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उसका डिसीजन चेंज हो सकता है। डिसीजन मतलब इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं। कोई चीज मटेरियल तब मानी जाती है अगर उसके होने ना होने से हमारे इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज हो सकता है, तो वो मटेरियल है। ठीक है, अभी उतना उसमें नहीं जाते। ये बोल रहे हैं जो चीजें इतनी मटेरियल नहीं है उसको तुम इग्नोर कर दो। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। एक और प्रिंसिपल होता है जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है यहाँ पे, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है कि तुमको सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है। जितनी भी चीजें बिजनेस में वो क्या मैं इसको डिस्क्लोज करूंगा? फुल डिस्क्लोजर तो यही बोलता है सारी चीजों को डिस्क्लोज करो। पर मटेरियलिटी क्या बोल रहा है? सिर्फ उन चीजों को डिस्क्लोज करो जो चीजें मटेरियल है। तो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, ये जो प्रिंसिपल है ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब उसको ओवर पावर करता है। ये एक्सेप्शन मतलब उसको हटा देता है, एक्सक्लूड कर देता है फुल डिस्क्लोजर को। ठीक है, एक्सेप्ट रूल किसका मानते हो? वो है तो एक ही तो मटेरियलिटी। इसके मानते हैं। हाँ, रूल तो दे रखा जब मानते हो। तो वो फुल डिस्क्लोजर इसके अंदर लिखा हुआ है कि तुमको सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है। मटेरियल बोलता है वो तो ये बोल तो रहा है पर तुम वही चीजें डिस्क्लोज करोगे जो मटेरियल है तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट चीजें। अब यूजर को क्या लेना देना हमारे पास कौन कौन से एसेट्स रखे हुए हैं छोटे मोटे, वो तो चाहिए ही नहीं ना। अच्छा, फुल डिस्क्लोजर भी क्यों चाहिए होता है? ताकि यूजर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाए। अब वो इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी मांगेगा छोटे मोटे एसेट्स की। तो मटेरियलिटी क्या बोल रहा है कि जो एसेट्स तुम्हारे मटेरियल अमाउंट के हैं वो एसेट्स तो तुम रिकॉर्ड करो, बाकी एसेट्स को तुम इग्नोर कर दो। आगे बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी all the items having significant economic effect on the business of the enterprise should be disclosed in the financial statements। कोई भी item having significant economic effect on the business of the enterprise should be disclosed in the financial statements। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बोल रहा है वो सारे के सारे आइटम्स जिसकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट है, जिसका सिग्निफिकेंट का मतलब होता है मेजर, बड़ा। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे का, मतलब उसका कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट है उसका हमारे बिजनेस में, बड़ा इफेक्ट है उसका। ऑन द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज,
शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको दिखाएंगे, डिस्क्लोज करेंगे उसको। एंड एनी इनसिग्निफिकेंट आइटम्स which will only increase the work of an accountant but will not be relevant to the users need should not be disclosed in the financial statements। अगर कोई इनसिग्निफिकेंट चीज है, मतलब लेस इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, तो उसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है उसको डिस्क्लोज करना। और फिर उसके बाद फिर से मटेरियलिटी क्या है, एक सब्जेक्टिव टर्म है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है जिसका डिसीजन। जैसे मान लेता हूँ मैं अगर कुछ चीज़ निकाल रहा हूँ तो मैं कुछ और, जैसे मान लेता हूँ गुडविल है, गुडविल अगर मैं निकाल रहा हूँ तो कुछ और वैल्यू आ रही है, तुम निकाल रहे हो तो कुछ और वैल्यू आ रही है। तो गुडविल क्या है, एक सब्जेक्टिव आइटम है कि हर एक जो भी उसकी वैल्यू निकालेगा अलग अलग वैल्यू आएगी। तो बोल रहे हैं मटेरियलिटी जो हम निकालते हैं ना, कि कितनी वैल्यू इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मटेरियल अमाउंट कितनी है, 5 लाख है, 4 लाख से ज्यादा की चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, 3 लाख से ज्यादा की चीजें इंपॉर्टेंट है, या 2 लाख से ज्यादा की चीजें इंपॉर्टेंट है, ये कैसे पता लगेगा। तो ये तो सबकी क्या है, ये एक सब्जेक्टिव टर्म है, सब अलग अलग ही बताएंगे इसको। तो हो सकता है मेरे लिए मेरे बिजनेस में अगर 50,000 से ज्यादा की कोई चीज है वो मटेरियल है, तुम्हारे हिसाब से कुछ और हो सकता है, किसी और के हिसाब से कुछ और हो सकता है। तो ये क्या है, ये है मटेरियलिटी जो है वो क्या है, सब्जेक्टिव टर्म है, वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, वेरी कर सकती है। It is on the judgment, common sense, and discretion of the accountant that which item is material and which is not। ये बोल रहे हैं अकाउंटेंट की किस किस चीज पे डिपेंड करता है, जजमेंट के ऊपर, उसकी कॉमन सेंस के ऊपर, उसकी डिस्क्रिशन, उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज मटेरियल है और कौन सी चीज मटेरियल नहीं है। For example, stationery purchased by the organization, though not used fully in the accounting year, purchase still shown as an expense of that year because of the materiality concept। ये बोल रहा है, अच्छा तुमने ऐसे देखा है कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में डालते थे, स्टेशनरी का जो खर्चा होता है वो हम पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में डाल देते हैं, पर स्टेशनरी तो एसेट होता है हमारे लिए, एसेट हो जाता है ना। स्टेशनरी हम खरीद के लाते हैं, मान लेता हूँ मैं 10,000 रुपए की स्टेशनरी खरीद के लाया, पेन पेंसिल उसमें बहुत सारा था जो बिजनेस में यूज होता है, वो खर्चा मैंने पी एंड एल में डाल दिया सारा का सारा, पर उसमें से भी 3,000 की स्टेशनरी तो बची हुई है, पेन पेंसिल वगैरह 3,000 रुपए के तो बचे हुए हैं, तो उसको तो मेरे को एसेट में दिखाना चाहिए ना, वो भी यूज थोड़ी हुआ है, एसेट्स में दिखाना चाहिए उसको। तो बोल रहे हैं ये मटेरियलिटी ही करती है कि जो छोटे मोटे एसेट्स है ना, स्टेशनरी 3,000 रुपए की है, वो मटेरियल नहीं है तो उसको खर्चे में डाल दो, उसको थोड़ी तुम एसेट में लिखते हुए घूमोगे, पेन है हमारे पास इतने, पेंसिल है इतनी। तो इसलिए मटेरियलिटी क्या बोलती है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो स्टेशनरी का खर्चा है, चाहे बच भी गई तुम्हारे पास स्टेशनरी, फिर भी तुमने उसको खर्चा दिखा दिया, एसेट नहीं दिखाया तुमने उसको। ठीक है। Similarly, depreciation on small items like book, calculator, etc. is taken as 100% in the year of purchase, though used by entity for more than a year। हमने कैलकुलेटर खरीदा और उस पर डेप्रिसिएशन तो लगनी चाहिए, मान लेते हैं 5%, 10%, हमने 100% डेप्रिसिएशन लगा दी। 100% डेप्रिसिएशन मतलब पूरा का पूरा खर्चा दिखा दिया उसको। अब मैं कैलकुलेटर थोड़ी बैलेंस शीट में लिखूंगा, एसेट बचा हुआ है हमारे पास कि था 200 रुपए का, उसमें से 30 रुपए की डेप्रिसिएशन लगा दी मैंने, 170 का बचा हुआ है। तो इसलिए क्या है कि हम जो छोटे मोटे एसेट्स होते हैं उसको हम एसेट्स नहीं मानते, उसको हम पी एंड एल में सीधा सीधा खर्चा दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मटेरियल नहीं है हमारे लिए। उसके बाद दिस इज बिकॉज द अमाउंट ऑफ बुक्स और कैलकुलेटर इज वेरी स्मॉल टू बी शोन इन दी बैलेंस शीट, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत कम है बैलेंस शीट में दिखाने की उससे। दो इट इज अ एसेट ऑफ द कंपनी, चाहे वो एसेट भी है फिर भी नहीं दिखाते हम उसको। क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, मटेरियलिटी। समझ आया। तो मटेरियलिटी का मतलब क्या है, हाँ, कि कंपनी के लिए वो, कंपनी की अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिनका मटेरियल इफेक्ट होता है, मतलब सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है, जिनका बड़ा इम्पैक्ट होता है, हाँ, सिर्फ उन आइटम्स को डिस्क्लोज करते हैं। जो इनसिग्निफिकेंट चीजें होती हैं
उनको हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो ये था लास्ट प्रिंसिपल, मटेरियलिटी। एक चीज बच गई बस इसमें अब हमारी, ये रह गया ना। ये तो छोटा सा है। हाँ ये तो छोटा सा टॉपिक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग। तो तुम ना, ये तो बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन 3 होते हैं, बाकी तो होते ही हैं। अच्छा अब तुम एक काम करना, तुम ट्राई करना ये वाला रीड करने का, जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता है वैसे तो हमको, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सारी चीजें इसको क्या बोलते हैं हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, एक मिनट सर, स्टेटमेंट ऑफ पी होगी, कंपनी की बैलेंस शीट होगी, हाँ टू अकाउंट हाँ, और कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये क्या होती है? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है और इनकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये 2 चीजें हैं बस इसके अंदर। तो ये तुम कल पढ़ के आना, इसको मैं तुमसे पूछूंगा कल। समझ आ गया तो ठीक है, ना तो यही यहाँ पे हम कर ही लेंगे।